यहाँ पे जत्थे के जत्थे हैं, गैंग्स के, माफिया के, जो बच्चियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, बेचते हैं प्रोस्टिट्यूशन के लिए और उनको बैरून मुल्क भेजते हैं, लेकिन इसकी तरफ कोई निगाह नहीं करता। ये एक ऐसा छुपा डक्का एलिमेंट है जिसको मैं ये समझता हूँ, एक तो हाईलाइट करें, एड्रेस करें और इस पे डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस करें। इस मुल्क के अंदर 2013 में चीफ जस्टिस साहब ने शराब की 2 बोतलों पे सो मोटो एक्शन लिया। इस मुल्क के अंदर मेडिकेशन की फैसिलिटीज में इन्हें पाया जाता है, वहां पे सो मोटो एक्शन लिया जाता है। दुआ जहरा जो है दोबारा से अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहती है, तो अदालत को बिल्कुल ये नहीं कहना चाहिए था। जलसे जुलूसों में भी कोर्ट्स में प्रेशर डाले जाते हैं और मीडिया पे जो केसेस हाई पकड़ जाते हैं, चाहे नूर मुकद्दम का, उस्मान मिर्जा का, तमाम केसेस के अंदर जो है वो कोर्ट जो है अंडर प्रेशर नजर आती है। पर्सन कैन लाई बट डॉक्यूमेंट कैन नॉट लाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज मैटर, मैं हूं मुर्तजा डार। इस वक्त दुआ ज़ारा का जो केस है वो खासी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है सारा मामला, और सिंध हाई कोर्ट का फैसला आ गया और फैसले आ जाने के बाद नॉर्मली जो केसेस हैं उसमें एक पार्टी मुतमईन हो जाती है, दूसरी पार्टी उसको या तो चैलेंज करती है या वो भी मुतमईन हो जाती है। लेकिन ये एक ऐसा फैसला है जिसके आ जाने के बाद जो है वो पूरे मुल्क के अंदर सूरत हाल खासी पेचीदा होती चली जा रही है, और इस पेचीदा सूरत हाल में जो कानूनी पहलू है उसको सबसे आगे रखा जा रहा है, और उस कानूनी पहलू के अंदर लोग मुख्तलिफ जो है वो तरह की चीज़ें गढ़ रहे हैं। आज मैंने इस हवाले से सोचा कि जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। मैंने प्रोग्राम में वकास अब्रेज़ साहब जो है उनको मदऊ किया है, बैरिस्टर हैं और बहुत करीब से मॉनिटर कर रहे हैं दुआ ज़ारा केस को। बहुत शुक्रिया आपका खान साहब प्रोग्राम में वक़्त देने के लिए। मैं चाहता हूँ कि हम इसके बिल्कुल लीगल पहलू में बात कर लें। एक गुफ्तगू का हिस्सा हम अपने नाज़रीन के लिए रखते हैं, जिसके अंदर अब जो ऑप्शंस बची हैं दुआ ज़ारा के वालिद के पास, उसका ज़िक्र कर लेते हैं कानूनी, और दूसरा हम डिस्कस कर लेते हैं इससे पहले जो केस का फैसला आया वो कानूनी एतबार से कैसा है। सबसे पहले मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ कि अभी बिफोर वी बिगिन द कन्वर्सेशन जो सूरत-ए-हाल मुल्क के अंदर इस केस को लेके है, क्या चीफ जस्टिस साहब इस पे सो मोटो ले सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं किन-किन मराहिल से केस चल रहा है, और अगर ले सकते हैं तो उन्होंने अभी तक क्यों नहीं लिया? जी। मुर्तज़ा भाई, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि निकले थे तेरे शहर में इंसाफ की खातिर, बस्ती के किसी घर से तराजू ना निकला। बिल्कुल जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पे सो मोटो एक्शन ले सकते हैं। आपने देखा कि इस मुल्क के अंदर 2013 में चीफ जस्टिस साहब ने शराब की 2 बोतलों पे सो मोटो एक्शन लिया। इस मुल्क के अंदर मेडिकेशन की फैसिलिटीज़ में इन्हें पाया जाता है, वहाँ पे सो मोटो एक्शन लिया जाता है। एजुकेशन सिस्टम पे सो मोटो एक्शन लिया जाता है। तो सेवरल टाइम्स सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक्सरसाइज की गई है, और रिसेंटली भी हमने देखा कि जो तकर्रियाँ, तबादले, ट्रांसफ़र, उस हवाले से भी उसको भी इम्पोर्टेंट कंसीडर किया गया। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये जो जमहूरियत है, ये जमहूर से बनती है, ये अवाम से बनती है, एक आम आदमी से बनती है। तो जब आम आदमी का जो केस है, अगर मैं ये समझता हूँ कि उसको इतनी ज़्यादा हाइप मिलती है, वैसे तो हर केस जो है वो कोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, हम हमारे इदारों के लिए, हमारे वुकला के लिए, कोर्ट्स के लिए। लेकिन कुछ केसेज़ जो हैं, वो बहुत ज़्यादा हाइप जो है उनकी क्रिएट की जाती है, और अल्टीमेटली इंटीरियरली, एक्सटीरियरली, नेशनली, इंटरनेशनली, सोशल मीडिया की वजह से वो हमारे मुल्क का एक नैरेटिव और प्रोस्पेक्टिव बिल्ड करने में बहुत मुंदमाम साबित होते हैं। या वो गंदा और गंदा चेहरा पोर्ट्रेट करते हैं, या वो हमारा एक साफ और शफ़ाफ चेहरा पूरी दुनिया के सामने पोर्ट्रेट करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज़ वन ऑफ दैट काइंड ऑफ केस है जिस पे सो मोटो एक्शन लिया जा सकता है। 184(3) के तहत सो मोटो एक्शन लेके और एक चीज़ डिटरमिन कर दे कि हमारे मुल्क के अंदर जो एक पंजाब का कानून है, एक सिंध का कानून है, एक प्रिवेंशन ये जो 1929 का लॉ है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो मैरिज स्टेन एक्ट है, इस हवाले से कहीं पे 16 साल बच्ची की उम्र है, कहीं पे 18 साल है। 2020 की जजमेंट है, फिर 21 की जजमेंट है जिसमें 18 साल का बैरियर रखा गया। तो सो मोटो जब ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज की जाएगी, जहाँ पे ये एक सेंटिमेंटल, इमोशनल, लीगल एस्पेक्ट को देखा जाएगा, जहाँ पे लॉ पे इबहम है, एम्बिगुअस है, गैबिश है, जॉर्गन है, उस चीज़ को भी एड्रेस किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और हमारे मुल्क में चूँकि यहाँ पे तालीम का इन्हताज पाया जाता है, लैक ऑफ एजुकेशन है, पॉवर्टी है, लोग अवेयर नहीं है अपने राइट्स से, और बच्ची हैं बिलखसूस जिनके हाथों में सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन की एक्सेस है। मैं ये समझता हूँ ये ज़हर एक कातिल है हमारी नस्ल नू के लिए, और यहाँ पे अगर कोई रूल्स, कोई अच्छा, पैरामीटर्स। अच्छा, वक़ास साहब, मैं चाहता हूँ थोड़ा-सा इसके हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव की भी बात कर लें। जो फैसला आया सिंध हाई कोर्ट का, अब उस फैसले के अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो उसके वालिद साहब ने बड़ा उसके ऊपर एतराज़ लगाया, और वो हमें भी समझ आती है कि यार वो बिल्कुल दुरुस्त उनका एतराज़ है। एक तो वो ये कहते हैं कि उस लड़की की उम्र का तय्युन करना, यानी उनकी बच्ची की उम्र का तय्युन करना जो है, दैट वाज़ वन ऑफ द मेन रीज़न्स जिसकी बिना पे इसके केस का फैसला होना था। अब उसमें एक एतराज़ तो ये है कि जी, जब बच्ची माँ-बाप के पास आई, 5 मिनट की उन्होंने मुलाकात कराई, जो कि हम समझ रहे थे 10 मिनट की मुलाकात होगी।
उस 5 मिनट की मुलाकात के अंदर भी बच्ची ने इंटेंट शो किया कि वो माँ-बाप के साथ जाना चाहती है, तो उसका बयान दोबारा रिकॉर्ड नहीं हुआ, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा कराए गए, उन्होंने अपना निकाहनामा जमा कराया, उस बच्ची की जन्म पर्ची जमा कराई, उन्होंने बे फॉर्म जमा कराया, ट्रैवलिंग पासपोर्ट जिसके ऊपर वो ट्रैवल कर चुकी है, वो उन्होंने जमा कराया। इसके अलावा यूनियन काउंसिल की उन्होंने जो रजिस्टर्ड माँ-बाप का निकाहनामा है, वो भी जमा कराया, कुछ उसके स्कूल की चीज़ें उन्होंने वहाँ पे जमा कराई। तो इनमें से किसी भी जो है वो जज साहब ने एविडेंस को सामने नहीं रखा और उन्होंने सिर्फ एक मेडिकल उसका रिपोर्ट ली और वो भी एक डॉक्टर ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट मुरत्तब की। आप इन एतराज़ात और इन फैसले के हवाले से क्या राय रखते हैं? देखिए, जहाँ तक जो इसके पेरेंट्स का बयान था, दुआ ज़ाहरा के बयान के लिए दोबारा कोर्ट के सामने इंसिस्ट किया गया कि दोबारा जो बयान रिकॉर्ड किया जाए, ये तमाम एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे लॉ के अंदर एक ज़ुबान ज़द-ए-आम मक़ूला बोला जाता है, पर्सन कैन लाई बट डॉक्यूमेंट कैन नॉट लाई। एक इंसान तो झूठ बोल सकता है, लेकिन जो दस्तावेज़ शहादत है, वो भी स्पेशली नादरा का, जो आपके मुल्क का वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है। सेकंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जो इतनी ज़्यादा जल्दबाज़ी कर दी जाई गई, हमारे कानूनी तौर पे 2 मैक्सिम बोले जाते हैं, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड एंड जस्टिस हरीड इज़ जस्टिस बरीड। अगर इंसाफ करने में बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी कर दी जाए, तो ये भी इंसाफ का गला घोंटने के मुतरादिफ है, बहुत ज़्यादा ताख़ीर कर दी जाए, तो भी इंसाफ हुँ, को दफ़न करने के मुतरादिफ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मॉडरेट जस्टिस सिस्टम है, जिसमें रीज़नेबल टाइम के अंदर रीज़नेबल डॉक्यूमेंट्स, रीज़नेबल एविडेंसेस की मौजूदगी में फैसला होना चाहिए था, और अगर उनके पेरेंट्स की तरफ से ये इंसिस्ट किया गया था कि दुआ ज़हरा जो है दोबारा से अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहती है, तो अदालत को बिल्कुल ये नहीं कहना चाहिए था। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, हम्बली आई वुड लाइक टू से दिस थिंग कि हम एक दफ़ा बयान रिकॉर्ड कर चुके, हम दोबारा बयान रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कोर्ट एस्टेब्लिश हुँ। करने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था पूरी दुनिया में, इब्तिदाई इस्लाम से लेके इंतहाई यूरोप तक या अभी भी मौजूदा माशरे के अंदर, वो ये था डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस फ्रॉम ऑल एंड्स एंड टू प्रिवेंट द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। लेकिन अगर किसी तरह से ये इम्पैक्ट, ये तासुर मिले कि कोई ऐसा बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया, या कोई एक एविडेंस को सामने रखे हुए बाकी तमाम एविडेंस मुस्तरद कर दिए गए, या कौम के अंदर ये इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए कि हमारी अदालतें जो पार्शल हैं, प्रेजुडिस्ड हैं, बायस्ड हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, तो मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा रॉन्ग और गला सड़ा इम्पैक्ट है, जिससे हमारी जो अवाम के अंदर हेट्रेड पैदा होगी। और कोर्ट्स जो जिसके बारे में ना हम डेफामेटरी मटीरियल यूज़ करते हैं, लोग शायद आने वाले वक़्त में कोर्ट की तज़हीक करने से, इनका तमस्सर उड़ाने से पहले भी एक लम्हे के लिए तफक्कुर ना अच्छा, करेंगे। जो जो करेक्ट, आपने करेक्ट। बात की, एक बात मुर्तज़ा साहब, जी। जो आपने बात की कि इतने ज़्यादा एविडेंसेस थे, वो ना बेफ़ाम को सामने रखा गया, ना यूनियन काउंसिल के रिकॉर्ड को देखा गया, ना नादरा के रिकॉर्ड को देखा गया। तो मैं ये समझता हूँ कि वो भी हमारी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, और जिनकी रिपोर्ट्स को हमारी इन्हीं कोर्ट्स के अंदर, जो अगर किसी भी शख्स का आप नाम चेंज करवाना चाहते हैं, आप डिक्लेरेशन का सूट फाइल करते हैं सिविल कोर्ट के सामने, तो इसी नादरा की बेसिस पे, डेली बेसिस पे कोई सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मुकदमे एजुडिकेट किए जाते हैं। तो आप उस रिपोर्ट को पसे पर्दा रखते हैं, या उसे यकचुम्ब से कलम मुस्तरद करते हैं, एक सिंगल डॉक्टर की रिपोर्ट पर रिलाय करते हुए इतनी जल्दबाज़ी से फैसला करते हैं। मैं समझ अच्छा, दिस इज़ समथिंग अगेंस्ट ये बताएँ ह्यूमैनिटी। कि इस ये क्यों किया? चलिए मुझे ये बताएँ आप माशाल्लाह बैरिस्टर हैं और बड़ी आपकी प्रैक्टिस है और बड़ा आप नज़र भी रखे हुए हैं केस के ऊपर। सिंध हाई कोर्ट ने ये क्यों किया है? एक तो ये कि एक डॉक्टर उन्होंने बनाया जिसने मेडिकल रिपोर्ट मुरत्तब की, फिर उसके बाद उन्होंने बाकी तमाम एविडेंसेस को साइड पे कर दिया। आपके ख़्याल से जो जजेस बैठे हैं, उनके इल्म में नहीं ये नहीं होगा जब हम ये फैसला देंगे और इस किस्म का देंगे फ्री विल का और उसमें ऐज का भी सही तयन नहीं हो सकेगा, तो हम पे बड़ा रिएक्शन आएगा। आई मीन क्या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर है, ये हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते क्योंकि फैसला आ चुका है? अगर प्रेशर उनके ऊपर नहीं है, तो फिर उन्होंने ऐसा उनके लिए क्या कानूनी जवाब है इस चीज़ का? उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए, मैं ये समझता हूँ मुर्तज़ा साहब, यू आर वेरी वेल अवेयर्ड जर्नलिस्ट, और आप यू आर वन ऑफ द सीनियर जर्नलिस्ट। आप देखते हैं कि हमारे जलसे-जुलूसों में भी कोर्ट्स में प्रेशर डाले जाते हैं, और मीडिया पे जो केसेस हाइप पकड़ जाते हैं, चाहे नूर मुकद्दम का, उस्मान मिर्ज़ा का, तमाम केसेस के अंदर जो है वो कोर्ट जो है अंडर प्रेशर नज़र आती है। चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे कि ऑर्डिनरी सिटीज़न का, और जो चीज़ मीडिया में हाइप पकड़ जाती है, तूल पकड़ जाती है, अल्टीमेटली कोर्ट इज़ अंडर प्रेशर कि उसको मैक्सिमम कोशिश करें कि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल विजिलेंटली एजुडिकेट करें, फैसला दें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो कोर्ट ने जिस जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज़ किया, इससे बढ़ के कोर्ट की बड़ी वाइडर जुरिसडिक्शन थी। कोर्ट ने सिर्फ़ इसको इस तनाज़ुर में डिसाइड किया कि हमारे सामने अबडक्शन को, किडनैपिंग की एक पिटीशन है, कि एक बच्ची को यहाँ से अगवा किया और दूसरे सूबे में ले गए और उसके साथ वो ज़बरदस्ती की, निकाह किया। कोर्ट ने दूसरे वो तमाम पैरामीटर सामने रखे ही नहीं गए। आर्टिकल 199 के तहत कोर्ट के पास, हमारी सुप्रीम कोर्ट की मुतअद्दिद जजमेंट्स मौजूद हैं कि कोर्ट इज़
प्रिज्यूम टू बी अ डिविजनल कोर्ट, एक डिवाइन पावर रखने वाली अदालत है, कुदरती ताकतें रखती है। और हाई कोर्ट्स के पास सिर्फ यही ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी कि वो अबडक्शन के ऊपर या किडनैपिंग के ऊपर कोई वर्डिक्ट जारी करती है, डिस्पोज ऑफ करती, बल्कि तमाम तर पहलुओं से जायजा ले सकती थी। इवन के वो जो निकाह की लीगैलिटी थी, इलीगैलिटी थी, इलिजिटमेसी थी, और एट द सेम टाइम बच्चों की उम्रों को तयन था, वहां पे जजमेंट दी जा सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने अपनी कर्टेल और लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज किया, ये अंडर प्रेशर किया, ये मीडिया की वजह से किया है, इसमें सवाल तो कोई ये है, और देखिए, अब बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि यार माँ बाप ने जो एप्लीकेशन फाइल की, उन्होंने उसकी अबडक्शन की फाइल की, अबडक्शन की नहीं करनी चाहिए थी, उसके निकाह की करनी चाहिए थी। लेकिन जब उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की तो ज़ाहिर है जब फाइलर है, तो उसके सामने हर कानूनी पहलू तो नहीं है, वो हौश-पौश के अंदर, ये जल्दी के अंदर अपना कंसर्न लेके आता है, और जज साहब ये बात अक्सर समझते होते हैं कि यार असल इसका मुद्दा क्या है, इसका कंसर्न क्या है। तो जैसे आप कह रहे हैं बेसिकली उसको मैं सादे अल्फाज में कह रहा हूँ, लिमिटेड जजमेंट और लिमिटेड फैसला दे देना और जो एप्लीकेशन दी गई उसी के ऊपर दे देना और लिमिटेड एविडेंसेस को सामने रखते हुए करना, आपके ख्याल से प्रेशर या मीडिया प्रेशर इज़ द ओनली रीज़न, या इसके पीछे कोई और आंसर भी है? और आंसर से मुराद मेरी ये है कि एक माफिया है जिसका ज़िक्र किया जा रहा है कि जिसके पीछे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आंसर हो सकता है, इसके पीछे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आंसर का ज़िक्र प्रीवियस जज साहब ने भी किया था। जस्टिस इकबाल साहब ने जो कि इस सारे केस को चला रहे थे, उन्होंने एफआईए को डायरेक्ट किया था कि भई आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आंसर को सामने रखना है, मैं उस हवाले से इसके ऑब्जर्वेशंस ले रहा हूँ, और आपने मेक श्योर करना है कि ये लड़की की बाहर किसी और मुल्क के अंदर मूवमेंट ना हो। फिर उन जज साहब को भी तब्दील कर दिया जाता है। व्हाई? देखिए मुर्तज़ा साहब, मैं ये समझता हूँ जो पहले आपने क्वेश्चन किया, फिर दूसरा ज़ेली क्वेश्चन की तरफ भी आऊँगा। पहला जो क्वेश्चन था, बिल्कुल जज साहब ने बड़ी अपनी लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज़ की टू द एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन जो उनके सामने फाइल की गई थी अबडक्शन और किडनैपिंग से रिलेटेड। अगर वो चाहते तो आर्टिकल 199 के तहत, मैं जिस तरह पहले ये चीज़ आपके गोशगुज़ार कर चुका हूँ कि उनके पास डिवाइन पावर है, अनलिमिटेड अनरिस्ट्रेन्ड पावर है कि वो किसी भी मसले पे सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन भी कर सकते हैं। 199 के तहत वो कोई किसी किस्म की ज्यूरिसडिक्शन के तहत कोई भी फैसला सादर कर सकते हैं, चाहे एज के हवाले से, और कोई नया प्रेसिडेंट भी सेट कर सकते हैं। लिहाजा एप्लीकेशन से के पैरामीटर से बाहर आकर भी किया जा सकता था। जिस तरह आपने कहा कि एक बंदा हो हिरास में है और वो शायद हक्का-बक्का वो ये समझने से कासिर है कि मैं कौन-सी एप्लीकेशन फाइल करूँ और कौन-सी ज्यूरिसडिक्शन ऑप्ट करूँ, और वो अपना लिमिटेड स्कोप के अंदर नैरो माइंड के साथ कोर्ट में जाता है, और शायद उस वक़्त वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ या पज़ल्ड है कि वो अपने राइट्स का भी इदराक नहीं कर पाता। सेकंडली एंड मोर इम्पोर्टेंट, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आंसर है, एलिमेंट है, वो भी बिल्कुल हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ें डिस्कस भी की। एक तो हमारी सोसाइटी के अंदर ये बड़ी तल्ख़ हकीकत है कि गैंग्स मौजूद हैं, माफ़िया मौजूद हैं, बच्चियों को बेचते हैं, गुलामी के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए आउट ऑफ कंट्री भेजते हैं, और ये कोई इक्का-दुक्का केस नहीं है। आप देखें कि मीडिया के एंकर्स कितनी ज़्यादा बातें इन केसों के हवाले से कर सकते हैं। हर एंकर एक वीक के अंदर 3 या 4 प्रोग्राम्स करते हैं, और मैक्सिमम वो एक आध इस प्रोग्राम पे आप इस तरह की बात कर सकते हो। मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो मीडिया की आँखों से ओझल हैं, जो मीडिया हाँ। की आँखों से छुपे हुए हैं, और हमारी सोसाइटी में, हमारी प्रैक्टिसिंग लाइफ में देखें, कोर्टों कचहरियों की तरफ आएँ, हाई कोर्ट की प्रैक्टिस देखें, सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस देखें, यहाँ पे जत्थे के जत्थे हैं गैंग्स के, माफिया के, जो बच्चियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, बेचते हैं प्रोस्टिट्यूशन के लिए, और उनको बैरून मुल्क भेजते हैं, लेकिन इसकी तरफ कोई निगाह नहीं करता। ये एक ऐसा छुपा डक्का एलिमेंट है जिसको मैं ये समझता हूँ, एक तो हाईलाइट करें, एड्रेस करें, और इस पे डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस करें, और इसको प्रोब करना, डिग आउट करना। दिस इज द प्राइमरी लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट, इट मींस द फंक्शनरी ऑफ स्टेट, इट मींस द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, इट मींस के हमारी जो एफआईए है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है, वो प्रोब करे। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हमारी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है, उनके पास वो पैरामीटर्स नहीं है, वो क्राइटेरिया नहीं है, वो डिवाइसेस नहीं है कि जिसके थ्रू इन चीजों को ट्रेस किया जा सके। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे इदारों की जो कैपेसिटी बिल्डिंग थी विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिसको इनहांस करने की जरूरत थी, वो अभी की अभी 2005 में खड़ी है, 2007 में खड़ी है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसको मॉडर्नाइज नहीं कर सके, हम उसको वक्त के मुताबिक ओवरहाल नहीं कर सके। और यही वजह है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एलिमेंट है, वो भी हमने कभी ट्रेस करने की कोशिश नहीं की। तो इस केस के अंदर जो आपने स्पेसिफिकली बात की, ये 2-3 एलिमेंट्स हैं जिसको नेगेट किया जा रहा है टीवी चैनल्स पे भी, और जो यूट्यूब पे डिफरेंट जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर भी बात जरूर करें, और एफआईए को भी नजर दुरानी चाहिए कि आया कि क्या इस तरह का कोई एलिमेंट है। अगर है तो दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस एलिमेंट, के जिसकी वजह से एक बच्ची जो 16-17 साल की है, अपने माँ बाप से दूर है, और कल कला खुदा ना अगर बैरून मुल्क भेज दी जाती है, किसी ऐसी जगह भेज दी जाती है कि जहाँ पे उसकी जुबानबंदी की जाती है, मुकम्मल तौर पे उसकी आवाज़ जो है बंद कर दी जाए,
तो अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर फॉर दिस नेशन। अच्छा, एक और सवाल बड़ा अहम, वो ये है कि ये फैसला तो हमने देखा आया और इस फैसले के अंदर उन्होंने फ्री विल का कहा, यानी कि उस बच्ची की मर्ज़ी मंशा पे छोड़ दिया कि वो अपने माँ-बाप के साथ जाना चाहे, चली जाए या वो फिर अपने ज़हीर के साथ जो उसका मुबीना शौहर है उसके साथ जाना चाहे, चली जाए। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और गौरतलब है, वो ये है कि इसमें सारे में निकाह में जो निकाह ख़ां है, जिसका नाम है कारी गुलाम मुस्तफ़ा, वो अभी तक जो है वो पुलिस की कैप्टिविटी में है, जुडिशियल हुआ हुआ है उसका और दूसरा है जो गवाह है उसका भी जुडिशियल हुआ हुआ है, वो भी पुलिस की अभी या इनकी कैप्टिविटी के अंदर मौजूद है। अब उनकी कैप्टिविटी में होने का मकसद ये है कि ये जो निकाह है, इसके ऊपर अभी अदालत को क्लैरिटी नहीं है, यानी कि ये जाली है। अब अगर वो बंदे अंदर हैं, ये निकाह भी जाली है, तो फिर आप किस तरह फ्री विल के ऊपर उस बच्ची को रिलीज़ कर देते हैं और कहते हैं कि जी, शी इज़ अ फ्री सिटिज़न, वो जिस मर्ज़ी के साथ चूज़ करे और चली जाए। देखिए, हम हमेशा ये बात करते हैं कि जब भी हम इंसाफ करें तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कास्ट, कलर, क्रीड, स्टेटस करें। लेकिन इंसाफ करते हुए कहीं न कहीं मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस है। लेट्स से अगर आप बतौर जज या मैं बतौर जज ये फैसला करूँ कि मेरी 16 साल की बच्ची या 17 साल की बच्ची मेरे सामने खड़ी है और एक उसके सामने एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एलिमेंट है, एक माफिया का एलिमेंट है, गैंग का एलिमेंट है, जुबानबंदी का एलिमेंट है एंड देयर आर सेवरल क्वेश्चन व्हिच हैज़ बीन अराइज़ इन दिस केस। तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसको फ्री विल पे छोड़ देंगे? नाबालिग हुँ, हुँ, बच्ची को जो समझ-बूझ नहीं रखती, सोच-विचार नहीं रखती, जो इस हुँ, वक़्त जनरेशन गैप का शिकार है, तो मैं ये समझता हूँ कि ब बस सद-ए-एहतराम फिर मैं कोर्ट से ये कहना चाहूँगा कि ये कोर्ट का कोई रीज़नेबल फैसला नहीं था कि बच्ची को मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंटली आज़ाद मर्ज़ी के साथ छोड़ दिया जाए कि आप अपनी मर्ज़ी का फैसला कर दें। जो इश्क का, मोहब्बत का भूत भी अगर उस पे सवार है, ये तमाम एलिमेंट्स को हम एक तरफ रख लेते हैं। अगर ये भी कोई प्योर मैटर है लव एंड अफेक्शन का, तो क्या उसमें बच्ची कभी माँ-बाप की तरफ आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि नाबालिग बच्ची जिसकी एज क्राइटेरिया 18 साल सेट कर दिया जाए, हमारी सुपीरियर कोर्ट्स की तरफ से, हमारे लॉ ऑफ लैंड की के अंदर, उसमें हाई कोर्ट को कभी ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी कि आप मुकम्मल तौर पे आज़ाद हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहती हैं, जहाँ जाना चाहती हैं, जा सकती हैं। इवन ये और कह ये दिया गया कि आप जहाँ जाना चाहते हैं, मुर्तज़ा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये हुँ, कह दिया गया कि आप मुकम्मल तौर पे आज़ाद हैं कि आप जहाँ जाना चाहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इट कि एक बच्ची ना अपने खामंद के साथ जाए, ना अपने घरवालों के साथ, वो जहाँ मर्ज़ी चली जाए। दिस इज़ वेरी ये भी क्लियर बर्निंग क्वेस्शन, वेरी बर्निंग क्वेरी। अगर वो ज़हीर के साथ जो उसका मुबैना शौहर है, अगर उसके साथ भी वो जाना चाहे तो मेरी दानिश के मुताबिक उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा ट्रायल कोर्ट के अंदर कि हाँ जी, मैं अपने शौहर के साथ अब जाना चाहती हूँ एज़ पर द डिसीजन ऑफ सिंध हाई कोर्ट। ऐसा ही है या शी कैन गो विद ज़हीर? बिल्कुल इसी तरह है और ट्रायल कोर्ट के अंदर चूँकि सारी चीज़ें जो डिसाइड की जाती हैं, एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है, वो ट्रायल कोर्ट की ज़िम्मेदारी है। और बड़े स्पेशल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेज़ को स्पेशली जो ज्यूरिसडिक्शन ग्रांट की जाती है, हाई कोर्ट के थ्रू रिट पिटीशन, वो बड़े थोड़े से केसेज़ होते हैं। अच्छा, जो ट्रायल कोर्ट का काम है, यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने 3-4 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले जो बच्ची की उम्र का तयन करना, जो मेडिकल बोर्ड बिल्कुल, अगर एक डॉक्टर की रिपोर्ट आती है तो उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन दे के, ये रोज़मर्रा की हमारी रूटीन है। जितनी भी 337 के केसेज़ हमारे पास आते हैं और उसमें एग्ज़ामिनेशन की जाती है, किसी की उँगली तोड़ ली जाती है, जानबूझकर फिर उसका फेक रिज़ल्ट ले लिया जाता है। जब हम उसको चैलेंज करते हैं, फिर मेडिकल बोर्ड बनता है। अगर किसी शख्स ने अपनी सबसे छोटी उँगली तोड़ी है और उसके अलावा उसके हाथ पे कहीं पे ब्रोशिश नहीं, निशानात नहीं, तो हम चैलेंज करते हैं कि ये उँगली इसने खुद तोड़ी है। और ये फेक और फैब्रिकेटेड रिपोर्ट तैयार करवाई और मेडिकल बोर्ड इन तमाम चीज़ों को जाँचता है और फिर उसके बाद दोबारा से रिपोर्ट दी जाती है। जब एक जज का फैसला जो है 3 जजेस के सामने डिसाइड किया जाता है, तो 3 जजेस का जो फैसला है वो प्रिवेल करता है। इसी तरह जब एक डॉक्टर के फैसले के अगेंस्ट मेडिकल बोर्ड बनता है, तो वो मेडिकल बोर्ड का फैसला प्रिवेल करता है। लिहाज़ा एक तो एक फैसले में ये चीज़ डिटरमाइन की जाए, 16-17 साल जो ऐज का तयन किया गया है, क्योंकि नादरा का जो इसका बर्थ सर्टिफ़िकेट है या इसके अलावा जो इसकी दूसरा इसका सर्टिफ़िकेट्स है नादरा से रिलेटेड, मैं ये समझ बेफ़ाम सॉरी, उसके अंदर जो ऐज का तयन है वो 14 साल है, 15 साल है या 16 साल है, मैं ये समझता हूँ उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक तो उसको देख लें। सेकंडली ट्रायल कोर्ट ने ये देखना है कि अगर बच्ची की उम्र 18 साल से कम है और बच्चे की उम्र 18 साल है या 18 साल से ज़ायद है, तो दोनों चीज़ों को देखना है। तो 18 साल से कम है, तो जिस लड़के ने उससे शादी की, वो बालिग है, तो उसके लिए जो कानून के अंदर सज़ा है, सेक्शन 4 और 5 जो मैरिज स्टैंडर्ड एक्ट 29 का है और 2013 का सिंध का है, उसके मुताबिक जो उसकी सज़ा है, वो 3 साल है। फिर एट द सेम हुँ, टाइम हमने दूसरी चीज़ ये देखनी है कि जो निकाह है, जो इसके अलावा गवाह हैं, उनकी सज़ा जो है, वो भी सेक्शन 4 और 5 में लिख दी गई। उनके लिए भी 2 साल की सज़ा ज़ाब्ता अनाउंस करता है। फिर इसके अंदर जो वकील साहब थे, उनके लिए भी लॉ जो है वो सज़ा डिफ़ाइन करता है। फिर
हर वो शख्स जो पार्टिसिपेटर था, जो फैसिलिटेटर था, ठीक है। इनकी मावनत करने में, इनमें सहूलतदारी करने में, वो उनके लिए भी लॉ के अंदर सज़ा मौजूद है 6 महीने। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रायल कोर्ट जो सज़ाएँ रखने का जो लॉ के अंदर इंटेंट क्या थी, यही थी कि हम इन लोगों को ये जो जराइम है, जो इल्लीगल अनलॉफुल एक्ट्स हैं, हम किसी तरीके से इसे रोक सकें और ये ऑफ़ेंस है, ये क्राइम है। जो भी लॉ के अंदर चीज़ फ़ॉरबिडन है, जिससे कानून आपको रोकता है, लॉ ऑफ़ द लैंड रोकता है, ये ऑफ़ेंस है। और जो इन्होंने निकाह किया है, अगर हम ऐज पैरामीटर को देखें 18 साल से कम उम्र बच्चियों की जो शादी है, दिस इज़ कॉल्ड एन ऑफ़ेंस अंडर द पाकिस्तानी लॉ और इसका जो सबसे बड़ी मंतिक थी मुर्तज़ा साहब वो ये थी कि हमारे मुल्क के अंदर जो बहुत सारे इस तरह के वालिदैन थे, मज़दूर थे, हारी थे, किसान थे, 12-12 साल की बच्चियाँ 50-50 साल के बूढ़े लोगों के हवाले कर देते थे, चंद पैसों की खातिर, इंड्यूसमेंट की खातिर, कुछ रकम कमाने की खातिर। तो इस चीज़ इन तमाम चीज़ों की रोकथाम के लिए इसको जुर्म बनाया गया कि अब जो 18 साल से कम बच्ची को उम्र बच्ची की निकाह करवाएगा, चाहे पैसे लेके करवाए, पैसे के बगैर कोई इंड्यूसमेंट करवाए, दिस इज़ ऑफेंस और उस शख्स को 2018 के लॉ के मुताबिक जो अमेंडमेंट की गई, सेनेट के अंदर 3 साल सज़ा कर दी गई, जो हमारे प्रीवियस लॉ के अंदर 6 महीने थी। सो मैं ये समझता हूँ कि लॉज़ मौजूद हैं, हमारा ट्रायल कोर्ट इसके ऊपर एक अच्छा फैसला दे सकती है एंड इट्स गोइंग टू बी अ प्रेसिडेंट उन तमाम बच्चियों के लिए जो अपने घरों की चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करती हैं, जो अपने बाप, अपने माँ, इनकी इज़्ज़तों, इनकी पगड़ियों के शिमले को दागदार करती हैं। मैं ये समझता हूँ इट्स गोइंग टू बी अ प्रेसिडेंट। मेरी भी बेटी हैं, आपकी भी बेटियाँ होंगी और अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में कोई ऐसी रस्म, कोई ऐसी रीत, कोई ऐसा ट्रेंड, कोई ऐसा रिवाज ना तरवीज पाए कि जिससे अल्टीमेटली पाकिस्तान की तमाम अवाम जो है वो सफ़र करें। ठीक है, वक़ास अब्रे साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मज़ीद जो है वो हम आपका एक्सपर्ट ओपिनियन लेते रहेंगे इसी केस के हवाले से। अब तक के लिए इतना ही। आप व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखें। हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि दुआ ज़ारा जो है वो जल्द अपने वालिदैन से मिल पाएगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।